एक गांव में भूपेंद्र सेठ रहा करता था और वो बहुत ही लालची था। वो किसानों को पहले बहला फुसला कर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखा रामू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात खेत में काम करते हैं और उसके बदले में बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। अब बात तो आप बिल्कुल पते की कह रहे हो सेठ जी। अब पूरा गांव अपने मुट्ठी में है और उनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर कौनो नहीं जानता है। अब पूरे गांव पर जब आपका ही राज है, आपकी ही मर्जी के बिना इस गांव में को पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने। राजा तो मैं हूँ ही। इन बेवकूफों को ऐसी शर्तों पर जमीन उधार दे देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल हड़प मैं लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। वैसे भी इस पूरे गांव में सभी के खेतों के पास बस एक मेरा ही कुआं है जिसमें से पानी आता है, और अब ये लाचार यहाँ से जाएंगे भी कहाँ, मेरा आसरा छोड़कर। अभी सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास बिरजू नाम का एक गरीब किसान आता है और बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि इस पूरे गांव में बस आपके ही कुएं में पानी रहता है। आप मुझे मेरे फसलों के लिए पानी दे दीजिए, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाकर पानी ले लो, लेकिन ध्यान रहे पानी के बदले मुझे तुम्हारे खेतों से सब्जियां चाहिए होंगी। जी जी सेठ जी, क्यों नहीं। सेठ बहुत अच्छे से जानता था कि बिरजू उनके बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हर साल ऐसे ही उनका फायदा उठाया करता था। इसके बाद बिरजू सेठ के कुएं से पानी लेता है और उनके फसलों में डालने लगता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो अब अपने घर चला जाता है। आप आ गए? आज आप बड़े थके थके से लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस वो थोड़ा आज खेतों में काम ज्यादा था तो आज फसलों को पानी देना था ना। वो तो सेठ जी की कृपा थी कि उन्होंने इस बार पानी दे दिया, नहीं तो हमारी फसल तो खराब ही हो जाती, एकदम सूख जाता। जी चलिए, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद बिरजू और रमा एक साथ खाना खाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और बिरजू के खेत में इस बार अच्छी सब्जियां होती हैं। बिरजू अपनी खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है और वो अपनी सब्जियों को तोड़ ही रहा होता है कि तभी वहां पर सेठ भूपेंद्र आ जाता है। कैसे हो बिरजू भाई? राम राम, मेहनत खूब हो रही है। अरे सेठ जी, अरे राम राम जी, राम राम। बस सेठ जी अपने हिस्से की मेहनत पर लगे पड़े हैं, बाकी ऊपर वाले की तो जो मेहर है वो है ही है। देखो भाई बिरजू, मैं तोड़ मरोड़ कर बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सो जो बात है वो है, 100 बात की एक बात। सब्जी बाजार ले जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा और सब्जी भी ज्यादा पैसों में नहीं बेच पाओगे, इसलिए सब्जी मुझे दे दो। सेठ सेठ जी, मैं आपको सब्जियां तो दे दूं, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक वहां इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए माफी चाहता हूँ, मैं आपको ये सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेहनत पसंद है तो तुम वही करो, मुझे क्या, मुझे तो मेरे हिस्से से मतलब है। मैंने तो तुम्हारे ही अच्छे के लिए सोचा था। जी जी, आपने इतना सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू दिन भर मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाता है और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करता है। सारे गांव वाले बिरजू से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, हरी 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 सुंदर भरी सब्जियां ले लो, ले लो। अरे भैया, ये टमाटर कैसे दिए? अब 20 रुपया किलो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 1 किलो दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। वैसे बिरजू भाई, तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? वो भाई, आज सेठ जी आए थे और मुझे ना मेरी सब्जियां मुझसे मांग रहे थे और मैंने मना कर दिया। भाई, आपने मना करके तो ठीक किया, लेकिन जरा आप संभल के रहिएगा। इस सेठ बड़ा ही लालची है और अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है। मोहन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तभी मन ही मन बिरजू अपने आप से कहता है, खेती की सिंचाई के लिए पानी तो सेठ से ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी भी ना दे। अब
इसी सोच में सुबह से शाम हो जाती है और बिरजू अपने घर चला जाता है। अजय, आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है? सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे। रमा, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं खेती ना कर पाऊं तो मुझे एक वक्त की रोटी भी कैसे खिला पाऊंगा तुम्हें। आप शुभ शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। नहीं रमा, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। अब ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? रमा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे खेत में कुआं तो है पर उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी अभी भूपेंद्र सेठ से ही लेना पड़ता है। तो ये तो कई समय से ऐसा ही चला आ रहा है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं इस बार सेठ ने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां कैसे हो पाएगी भाई। तो फिर आप अपना कुआं क्यों नहीं खुदवाते? क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है रमा। भूपेंद्र सेठ ने अभी तक बिरजू को कुछ भी नहीं कहा था, जिसके कारण से अब बिरजू को लगने लगा था कि वो कुछ ज्यादा ही सोचता है। बिरजू अगले दिन फिर फल सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है और वहां उसकी काफी अच्छी खासी बिक्री होती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन समय बीतने के साथ बिरजू की चिंता अभी तक कम नहीं हुई थी, क्योंकि बिरजू का कुआं सालों से सूखा था। उसके कुएं में एक बूंद तक पानी नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ जाता है। जब से ये मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था कि मैं उसे एक दिन पानी के लिए साफ साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था और वो दिन आ ही गया। अभी सेठ ये सोच ही रहा था कि तभी बिरजू चलकर उसके पास आता है। सेठ जी, आपका खेत पर कैसे आना हुआ? क्या बात है सेठ जी? दरअसल बिरजू, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जी जी, कहिए, क्या बात है? बिरजू, तुम तो जानते ही हो कि मुझे बातों को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ गया है और मुझे अपने खेतों के लिए भी तो पानी चाहिए होगा, क्योंकि मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है। बाकी तो तुम ही खुद ही समझदार हो। सेठ जी, अब मुझे भी थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। बिरजू, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा पानी। दरअसल बिरजू ने सेठ को सब्जी नहीं दी थी। इसी जलन की वजह से सेठ उसे अब अपने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर देता है। बिरजू निराश होकर घर चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे, अब तो उन्हीं का सहारा है। अब वो वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सेठ जी से मिलकर आती हूँ। रमा ये कहकर सेठ से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है और उससे काफी प्रार्थना करती है कि वो इस बार सिर्फ पानी दे दे। देखो रमा, मैं बिरजू को काफी सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ, और इस बार गर्मियों का समय आ गया है और मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी न ले रखा है, हैं? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। हमारी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए सेठ जी। रमा बार बार सेठ से विनती करने लगती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और रमा को वहां से भगा देता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और गरीबी में जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो रहा होता है। सुनिए जी, आटा तो खत्म हो गया है, बस आज की 2 रोटियां ही बन पाई है बस। हे भगवान, ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? अभी बिरजू ने इतना बोला ही था कि तभी उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आकर खाना मांगता है। इस घर में कोई है? अगर है तो इस भूखे को खाना खिला दो। मैंने तो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लग रहा है रमा, इस रोटी पर हमारा नाम नहीं है, बल्कि हमारे घर आए हुए इन ब्राह्मण का है। एक काम करो, इन 2 रोटियों को भी उन ब्राह्मण को ही दे आओ, क्या पता उससे उनकी भूख मिट जाए। इसके बाद रमा उन दोनों रोटियों को ले जाकर ब्राह्मण को दे देती है और उनसे कहती है, हे सन्यासी बाबा, हमारे पास बस ये 2 रोटियां ही थी जो हमने आपको अर्पण कर दी। इसे स्वीकार कीजिए। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको पेट भर भोजन करवा सके। बिटिया, मेरे लिए तो ये 2 रोटियां ही बहुत है।
ये ब्राह्मण तुम्हें ये आशीर्वाद देता है कि आज से जो भी काम तुम करोगे वो सफल होगा और तुम्हारी बुराइयां चाहने वालों का विनाश होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है और इसके बाद रमा ये बात अपने पति बिरजू को बताती है। लग रहा है वो कोई भगवान द्वारा भेजे गए दूत थे। अगर ऐसी बात है तो चलो हमें अभी जाकर अपने कुएं में खुदाई करनी चाहिए। क्या पता अब उसमें पानी आ जाए, जैसा कि सन्यासी जी ने कहा था कि अब हमारा हर काम सफल होगा। जी, यहाँ बैठे रहने से तो अच्छा है कि हम प्रयास करके देखें। ऐसा सोचकर और उन ब्राह्मण की बातों पर विश्वास करके दोनों पति पत्नी अपने कुएं पर जाते हैं। तुम परेशान मत हो रमा, मैं नीचे जाकर कुएं की खुदाई कर रहा हूँ। ऐसा कहकर बिरजू कुएं के अंदर चला जाता है और खुदाई करने लगता है। कुछ समय बाद अचानक से एक कुएं के अंदर से पत्थर से पानी निकलने लगता है और उसे एक चमकती हुई चीज मिलती है जिसे लेकर वो कुएं से बाहर आ जाता है। अरे रमा, ये देखो, ये मुझे क्या मिला है। अरे हीरा है ये, हीरा। और अब तो हमारे कुएं के अंदर से भी पानी आ रहा है। मुझे तो अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुनिए जी, ये सब हमारे सिर्फ अच्छे कर्मों का फल है जो हमें मिला है। दूर खड़े सेठ बिरजू और रमा को देख रहा था और वो उनके पास आकर कहता है, देखो ये हीरा मेरा है। दरअसल तुम्हारे खेत में मेरा हीरा गिर गया था। चलो ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को चोरी के इल्जाम में जेल में बंद करवा दूंगा। सेठ इस तरह से डरा धमकाकर वो हीरा उनसे ले लेता है और अपने कुएं के पास जाकर कहता है, अब तो करोड़पति नहीं, अब तो हीरापति बन गया हूं मैं। मेरा हीरा। इस तरह से उटपटांग हरकतें करते हुए उसे ठोकर लगती है और हीरा सेठ के कुएं के अंदर गिर जाता है और सेठ के कुएं का पानी अचानक से बिल्कुल सूख जाता है। अरे ये क्या हुआ? हाय हाय मेरा हीरा। अरे ये मेरा कुआं कैसे सूख गया? मैं तो बर्बाद हो गया। देखा सेठ जी, बुरा कर्मों का फल बुरा ही होता है। रमा, बिरजू, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो, मेरी मदद करो। ऐसा बोल बोलकर सेठ उनके सामने बहुत रोता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है और सेठ को उसकी सजा अब मिल चुकी थी। इस तरह से रमा और बिरजू खुशी खुशी रहने लगते हैं और सब कुछ अब ठीक हो जाता है। पिताजी, आप इस उम्र में खेत में काम करने क्यों जाते हो? अब मैं कमाने लगा हूँ ना, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मत काम कीजिए। हाँ जी, पवन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आजकल आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। अब आप आज के बाद काम पर नहीं जाएंगे। अरे भाग्यवान, अभी तो मुझे अपने बेटों की शादी भी करनी है। दोनों लोग कमाएंगे तभी तो शादी हो पाएगी ना। पवन भी बड़ी नौकरी नहीं करता है, वो भी मेहनत मजदूरी करता है। अब इतने में घर का कैसे गुजारा चलेगा, तुम ही बताओ थोड़ा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी भी शादी हो जाएगी, वो भी आपके जीते जी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा काम पर। पवन दिन भर मजदूरी करता था और शाम को जो भी कमाता था घर में ले आता था। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था तो वो बहुत उदास था। तभी उसके गांव का एक दोस्त आलोक उसके पास आता है। पवन, जब देखो तेरा मुंह लटका ही रहता है यार। इस उम्र में हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। दोनों ऐसे ही ढाबे पर चाय पीने लगते हैं और चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। तभी चाय के टपरी वाले काका बीच में बोल पड़ते हैं। अरे पवन बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे भी बताना चाहिए ना। मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई लड़की देखता हूँ। अरे हाँ, अरे मेरी नजर में एक घर तो है, उनका भी परिवार थोड़ा गरीब है। कहो तो मैं उनसे बात करूँ तुम्हारी। काका, इस बारे में आप मेरे पापा से और मम्मी से बात कर लीजिएगा, उनको तो आप जानते ही हो ना। हाँ हाँ, ये भी ठीक रहेगा बेटा। दरअसल वो काका चाय की टपरी तो चलाते ही थे, लेकिन शादी कराना भी उनका एक साइड बिजनेस था। इसलिए अगले ही दिन वो लड़की वालों को लेकर सीधा पवन के घर पहुंच जाते हैं। लड़की वाले भी बेचारे गरीब थे, इसलिए उन्हें पवन का सरल स्वभाव पसंद आ जाता है। इसलिए पवन की शादी राधा से हो जाती है। आज राधा और पवन की सुहाग रात थी, इसलिए पवन के पिता ने घर के बाहर त्रिपाल से एक छोटा सा तंबू बना लिया था और पति पत्नी वहीं पर सो जाते हैं। राधा, तुम तो मेरी स्थिति को बहुत अच्छे से जानती हो ना। तुमने तो खुद ही देखा होगा कि मेरे माता पिता किस तरह से बाहर तंबू लगाकर सो रहे हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सब आखिरकार कब तक चलेगा। अजय, अब हमारे घर में एक ही कमरा तो है, तो हम कर भी क्या सकते हैं।
किसी न किसी तरह तो हमें अपना जीवन काटना ही पड़ेगा। शायद यही जिंदगी की रूपरेखा है। इसी तरह दोनों बातचीत करते हुए पूरी रात गुजार देते हैं और अगली सुबह हो जाती है। बहू, हमारे छोटे से घर में भी तू कितनी खुश है। हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। भगवान करे तेरी जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी, मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर हम खुशी दिल से काम करेंगे तो उन्नति और प्रगति दोनों ही होती है, और अगर उदास मन के साथ कोई काम करेंगे तो हमारी जिंदगी भी उदास हो जाएगी। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक ही कमरे में पूरे परिवार का एक साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। राधा चाहती थी कि उसका भी एक अच्छा सा घर हो, इसलिए उसने अपने पति पवन की मदद करने की सोची। अजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ राधा, बताओ ना, क्या बात है? दरअसल पवन जी, आखिर हम कब तक इस एक कमरे के घर में रहेंगे? मेरे सास ससुर घर के बाहर तंबू बनाकर सोते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब क्या राधा, क्या तुम भी मेरे साथ बाहर मेहनत मजदूरी करने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं भी चलूंगी। आपके साथ मेहनत मजदूरी करने में मुझे भला कैसी शर्म। अरे नहीं नहीं राधा, ये पाप मुझसे मत करवाओ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पास एक और तरकीब है। मुझे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। मैंने बचपन से ही ये सब सीखना चालू कर दिया था। मुझे मेकअप करना आता है, मुझे मेहंदी लगाना आता है, मुझे ये सब करना आता है। आगे किसी तरह ये काम शुरू हो जाए तो ठीक रहेगा। राधा, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए भी तुम्हारे पास जगह नहीं है ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन पवन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वहां के लोग उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते हैं और उसके परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। देखिए, इनके पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है। मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, लेकिन कम से कम ठीक होने में 3 से 4 महीने लग सकता है। बिल्डिंग की ऊंचाई कुछ ज्यादा थी, इसलिए पवन को भारी चोट आई थी, लेकिन फिर भी उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पवन के घर वालों को इस बात की खुशी थी कि पवन उनके आंखों के सामने था, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था। जैसे तैसे करके राधा पवन को घर लेकर आती है, जहां पर पवन के कारण ही उनका घर चल रहा था। अब वो आखिरी सहारा भी घर बैठ गया। ऐसे ही वो रात में बात कर रहा था। राधा, हमने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे वो सब तो मेरे इलाज में चला गया, और अब तो मैं 4-5 महीनों तक काम नहीं कर सकता हूँ। अब ना जाने क्या होगा हमारा। तभी वहां पर पवन के माँ बाप भी आ जाते हैं। अरे मेरे बेटे, तू इस बात की फिक्र मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। वैसे भी काम करता ही था मैं, तूने ही मुझे रोक दिया था। अब जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही कोई ना कोई काम पकड़ लूंगा। अरे नहीं पिताजी, मैं आपको इस उम्र में काम करने नहीं दूंगी। आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मैं कल से इसी कमरे में ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती हूँ। गांव की सभी औरतें लड़कियां बहुत दूर जाती हैं मेकअप करवाने के लिए। तो जरा आप ही सोचिए, जब इसी गांव में उन्हें उनका ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा तो वो भला बाहर क्यों जाएंगी? सारे लोग मेरे पास ही आएंगी। लेकिन राधा, तुम बात नहीं समझ रही हो। हमारे पास बस एक ही कमरा है, इसी कमरे में ब्यूटी पार्लर, इसी कमरे में रहना है, इसी कमरे में खाना बनाना, नहाना धोना सब कैसे मैनेज हो पाएगा? अगर पवन जी मन में विश्वास हो तो हर नामुमकिन चीज भी मुमकिन बन जाती है। और वैसे भी जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तब भी आप यही सोचते थे ना कि एक कमरा था, कहाँ पर आप मुझे रखेंगे, कहाँ पर आप माँ पिताजी को रखेंगे। लेकिन सब कुछ मैनेज हो रहा था ना, तो वैसे ही वो सब भी मैनेज हो जाएगा। पिताजी, मुझे बस एक लकड़ी की कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। आप तो ये सब कर ही लेते हैं, तो मुझे एक आप बांस की कुर्सी बनाकर दे दीजिएगा, बाकी सब मैं कर लूंगी। पवन के पिता राधा को एक बांस की बहुत अच्छी सी कुर्सी बनाकर देते हैं। दीवार पर एक बहुत अच्छा सा शीशा लगा देते हैं, जिससे उसका ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। बाहर उसने एक साइन बोर्ड भी लगा दिया था। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं। यार, पवन के जोरू ने तो ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। वैसे भी कल तीज है, चल कर देखते हैं। हाँ, चल कर देखते हैं। राधा, तुम्हें ब्यूटी पार्लर का काम भी आता है? हाँ, मैंने अपने मायके में ही ये सीखा था। और वैसे भी मुझे बचपन से ही मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का बड़ा ही शौक था।
इसीलिए इसे मैंने अपना काम बना लिया। आप एक बार मेकअप कर कर तो देखिए। राधा ने उन औरतों का मेकअप किया। राधा का काम उन औरतों को बहुत पसंद आया। राधा, तुम्हारा हाथ बहुत तेज चलता है। इतनी जल्दी तुमने हमारा मेकअप कर दिया, वो भी इतना अच्छा। नेक्स्ट टाइम से हम हमेशा यहीं पर आया करेंगे और आसपास की गांव के लोगों को तुम्हारे पार्लर के बारे में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आपको मेरा काम अच्छा लगा। उन औरतों ने पूरे गांव में जाकर राधा के बारे में बता दिया। उस दिन सुबह से शाम तक औरतों की लाइन लगी रही, क्योंकि त्योहार का समय चल रहा था। अब धीरे धीरे आसपास के गांव में भी राधा ब्यूटी पार्लर वाले ससुराल की बहू के नाम से फेमस हो गई और गांव के सभी लोग राधा के ब्यूटी पार्लर में आने लगे। बहू, तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर एक कलाकार छुपा है। अरे माँ जी, आप लोग मेरी तारीफ मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब ये तंबू उखाड़ कर फेंक दीजिए और अब हम बाहर 2-3 कमरा बनवा लेते हैं। और इस तरह से अगले महीने पवन के पिता तंबू की जगह एक कमरा बनवा लेते हैं और फिर उसके ऊपर भी 2 कमरा बनवा लेते हैं। जब तक पवन ठीक होता है तब तक उसका घर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। अब सभी के अलग अलग कमरे बन चुके थे। अब राधा ने भी अपने ब्यूटी पार्लर के लिए एक अलग से कमरा बनवा लिया था, वो भी अपने ही ससुराल में। देखिए, अब आप ठीक हो चुके हैं और अब आपको भी अंदर से वही जुनून आ रहा होगा मेहनत मजदूरी करने का। लेकिन मेरे ख्याल से आपको भी कोई खुद का काम करना चाहिए। राधा, मुझे कोई और काम तो आता नहीं, बस खाना बनाना आता है। मैं अपने माँ पिताजी के खाना बनाने में मदद किया करता था, तो ऐसा करता हूँ कोई ढाबा खोल लेता हूँ मैं। हाँ, आपका उपाय ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरों के लिए मजदूरी करने से अच्छा है अपना काम किया जाए, फिर चाहे जितना छोटा काम ही क्यों ना हो। तो इस तरह से राधा की मेहनत और बुद्धि की मदद से पवन ने भी एक अच्छा सा ढाबा खोल लिया और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।